संवहनीय धारा सिद्धांत पृथ्वी के अंदर उत्पन्न गर्मी को बताती है कि यह किस प्रकार गर्मी से किस प्रकार संवहनीय धाराओं से प्लेटों में गति होती है, जिन गति को अपन क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर, जिनको प्लेट कहा जाता है। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी। तो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कक्षा 11 का अध्याय 4 टॉपिक नंबर 3। इसमें अपन यह देखेंगे कि संवहनीय धारा सिद्धांत क्या है, भूकंप, ज्वालामुखी किस प्रकार की उत्पत्ति होती है, और इसमें अपन यह भी देखेंगे कि वेगनर ने जो कहा और जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ने कहा उनकी अपन तुलना करके देखेंगे कि किस प्रकार से वेगनर को गलत ठहराया, किस प्रकार से वेगनर के आधार पर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की इमारत खड़ी हुई, उसको अपन यहाँ पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में क्या अंतर है, अंतर बताएं। तो अपन इसमें क्या अंतर देखते हैं। सबसे पहला अंतर यह है कि वेगनर की संकल्पना केवल महाद्वीपों को गतिमान बताती है, जबकि महाद्वीप एक स्थलीय प्लेट का हिस्सा है और यह संपूर्ण प्लेट गतिमान होती है। इसका मतलब यह है कि जो वेगनर था, वेगनर ने सिर्फ इस बात की पुष्टि की कि स्थल मंडल, जिसको अपन कहेंगे लिथोस्फीयर, जिसमें विभिन्न प्रकार के टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को पेंजिया ने, इन टुकड़ों को वेगनर ने दो नाम दिए। एक उत्तरी वाले टुकड़ों को कहा वेगनर ने लोरेंशिया लैंड और दक्षिणी वाले भाग को कहा गोंडवाना लैंड। तो लोरेंशिया लैंड के भी बहुत छोटे छोटे पार्ट हो गए। तो सिर्फ वेगनर ने यह बताया कि महाद्वीपों में सिर्फ गति हो रही है, जबकि बात तो यह है कि महाद्वीप ये प्लेट और महासागरीय प्लेट, यह दोनों लिथोस्फीयर पर गतिमान है। तो महाद्वीपीय प्लेट में भी गति हो रही है और महासागरीय प्लेट में भी गति हो रही है। यह एस्थेनोस्फीयर के ऊपर दोनों फ्लोटिंग कर रहे हैं। जैसे कि एक बाल्टी में एक प्लेट को रख दिया जाए, स्टील की प्लेट को, तो जिस प्रकार वह तैरती है, इसी प्रकार एस्थेनोस्फीयर पर लिथोस्फीयर तैर रहा है। अब लिथोस्फीयर के दो पार्ट हैं। लिथोस्फीयर के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है महाद्वीप, दूसरा पार्ट है महासागर। तो यहां पर वेगनर की जो बात है गलत हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ महाद्वीप ही गति कर रहे हैं, ये बात गलत है। वेगनर ने यह भी कहा था कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, जबकि यह बात भी गलत है। सत्य यह बात है, ट्रू यह है कि एस्थेनोस्फीयर पर लिथोस्फीयर की एक प्लेट पूरी तैर रही है, जबकि वेगनर ने बताया कि सिर्फ महाद्वीप का फ्लोटिंग हो रही है, महाद्वीप ही तैर रहे हैं। दूसरा, वेगनर के अनुसार शुरू में सभी महाद्वीपों का एक संगठन रूप पेंजिया मौजूद था, जबकि बाद की खोजों से साबित हुआ कि महाद्वीपीय खंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है, भूभाग वैज्ञानिक काल में पर्याप्त गतिमान थे तथा पेंजिया विभिन्न महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण पास आने से बना और यह प्रक्रिया प्लेटों में निरंतर चलती रहती है। वेगनर यह कहता था कि पृथ्वी पर स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट या एक ही महाद्वीप था। ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था। इस कॉन्टिनेंट को वेगनर ने कहा पेंजिया। फिर समय के साथ इसके छोटे छोटे टुकड़े हुए। तो यह टुकड़े, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को वेगनर ने कहा कि यह ऊपर वाले टुकड़े हैं अंगारा लैंड, नीचे वाले टुकड़े हैं गोंडवाना लैंड। ऊपर वाले टुकड़ों से नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया वाला पार्ट बना है और नीचे वाले पार्ट से दक्षिण अमेरिका है, भारत है, मेडागास्कर है, इसके बाद अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, इनका निर्माण हुआ है। यह बात गलत है, जबकि वर्तमान में वैज्ञानिक यह कहते हैं कि भूवैज्ञानिक काल में
पर्यांत गतिमान थे तथा पेंजिया विभिन्न महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण पास आने से बना और यह प्रक्रिया प्लेटों में निरंतर गतिमान रहती है। वर्तमान के वैज्ञानिक यह कहते हैं कि पेंजिया नामक कोई भी एक स्थल खंड नहीं था, जबकि यह एक पृथ्वी है। तो पृथ्वी में अलग अलग हिस्से में अलग अलग स्थल खंड थे। यह स्थल खंड एस्थेनोस्फीयर पर फ्लोटिंग कर रहे थे, तैर रहे थे। पर इन सभी स्थल खंडों को मिलाकर अपन क्या कह सकते हैं? सभी स्थल मंडल को मिलाकर अपन कह सकते हैं लिथोस्फीयर। यह लिथोस्फीयर अवरुद्ध रूप से एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है। एस्थेनोस्फीयर मतलब है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अर्ध पिघलित अवस्था में इस पर तैर रहा है। तो यह सब तैर रहा है, तो इनके आपस में टकराने से, जैसे यहाँ पर रॉकीज, यहाँ पर एंडीज, प्लेटों के आपस में टकराने से रॉकीज, एंडीज और हिमालय जैसे पर्वतों की उत्पत्ति हुई। तो यह बात भी वेगनर साबित नहीं कर पाया कि इसने बता दिया कि सभी महाद्वीप इकट्ठे थे, जबकि सभी महाद्वीप इकट्ठे नहीं थे। तीसरा है वेगनर का सिद्धांत महासागरों की तली की चट्टानों की नवीनता तथा मध्य महासागरीय कटकों की उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर पाता, जबकि प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा इसकी व्याख्या संभव है। वेगनर यह कहता था कि द्वीपों की और मध्य महासागरीय कटकों की उत्पत्ति कैसे हुई। वैज्ञानिकों ने वेगनर से सवाल किया, तो वैज्ञानिकों का वेगनर ने जवाब दिया। वेगनर ने कहा कि ज्वारीय बल के कारण महाद्वीप पश्चिम की ओर खिसक रहे थे। इन महाद्वीप में जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इस प्रकार देखा जाए एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यह सब पश्चिम की ओर खिसक रहे थे। तो पश्चिम की ओर खिसकते खिसकते महाद्वीप में जो भाग पीछे छूटते गए वह सभी भाग क्या बन गए? वह सभी भाग बन गए मध्य महासागरीय कटक। और वह सभी भाग मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ जो पीछे भाग छूटते गए वह द्वीप बन गए, जैसे जापान द्वीप, जैसे फिलीपाइंस द्वीप, जैसे मेडागास्कर द्वीप, जैसे लक्षद्वीप, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप। ये इनकी उत्पत्ति कैसी हुई है? इनकी उत्पत्ति वेगनर नहीं समझा पाया। इसके बाद इसमें यह कहा गया कि वेगनर का सिद्धांत महासागरों की तली की चट्टानों की नवीनता। अब वेगनर का सिद्धांत महासागरीय तली में जो नवीन चट्टानें पाई जाती उनको भी नहीं समझ पाता, उनको भी नहीं समझा पाता। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ दो बलों को उत्तरदायी माना। पहला है ज्वारीय बल, दूसरा है पोलर फ्रिंगिंग बल। इसने प्लेटों की गति को कोई मान्यता नहीं, जबकि यहाँ से अपसारी प्लेट है, यहाँ से मैग्मा निकलेगा और बेसाल्टिक मैग्मा चारों ओर फैल जाएगा, जिससे नवीन तली का निर्माण होगा। यह वेगनर इस तली को बताने में असमर्थ रहा। अब चौथा है वेगनर के सिद्धांत महासागरीय तली की चट्टानों की नवीनतम महाद्वीपीय शैलों की अति पुरातनता की व्याख्या नहीं कर पाते। वेगनर ने तो बस सिर्फ एक बात कही कि पेंजिया था, पेंजिया का समय के साथ विखंडन हुआ, उसके चारों ओर पानी था, उसको कहा गया पेंथलासा। इसने नवीन चट्टाने और पुराने चट्टानों की व्याख्या नहीं की, ना ही इसने पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित कोई सिद्धांत दिए कि पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसने कहा कि पर्वतों की, जैसे कि ये अमेरिका वाला पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका, तो रॉकीज की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे सवाल पूछे गए। तो वेगनर ने कहा कि जब यह पश्चिम की ओर खिसक रहा था तो घर्षण बल के कारण यहाँ पर पश्चिम दिशा में रॉकीज पर्वत हो गया। ये पूरी फेकोलॉजी है, घर्षण के कारण पर्वत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी वेगनर नहीं समझा पाया कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। इसी प्रकार से एंडीज की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी प्रकार से आल्प्स एटलस पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी वेगनर नहीं समझा पाया। इसको समझाया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने। उसने बताया कि महासागरीय तली की चट्टानें नवीन तथा महाद्वीपीय शैलों अति पुरानी हैं। क्यों? क्योंकि महाद्वीप
जो सबसे पुराने समय में बने हुए थे, जो ऊंचे खंड थे वह पुराने हैं, जबकि अभी भी सागर तल का प्रसरण हो रहा है अपसारी प्लेट किनारों की वजह से। यहाँ पर लगातार बेसाल्टिक लावा आता है जिनसे नई सागरीय तली का निर्माण हो रहा है। पांचवा, वेगनर का सिद्धांत महाद्वीपों के गतिमान होने के लिए ध्रुवीय फ्रिंगिंग बल, पोलर फ्रिंगिंग बल तथा ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना था। वेगनर ने बताया था कि ध्रुवीय बल की वजह से जो महाद्वीप है वो भूमध्य रेखा की ओर खिसक रहे हैं, और ज्वारीय बल सन और मून, इसकी आकर्षण की वजह से पृथ्वी पर जो उभार उत्पन्न होता है, इसी उभार को इसने ज्वारीय बल कह दिया। इसने कहा कि इसी ज्वारीय बल के कारण इनकी इतनी आकर्षण शक्ति नहीं है, यह अर्थ सन की और मून की इतनी आकर्षण शक्ति नहीं है कि वह पूरे के पूरे एक महाद्वीप को खिसका दे। बस इसकी इतनी आकर्षण शक्ति है कि यह सिर्फ पानी में, समुद्रीय पानी में या नदीय पानी में उभार ला सकते हैं। इनकी शक्तियां महाद्वीप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं खिसका सकते। जबकि वेगनर ने यह माना कि ज्वारीय बल और पोलर फ्रिंगिंग बल, पृथ्वी के घूमने से, जब पृथ्वी घूम गई तो पृथ्वी घूमी तो उससे महाद्वीप भी खिसक गए। पृथ्वी के घूमने से महाद्वीप नहीं खिसकते। यदि पृथ्वी के घूमने से महाद्वीप खिसकते तो आज तक डेली महाद्वीप खिसक रहे होते। डेली एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप पर चला जाता, डेली महाद्वीप टकरा जाते हैं, ऐसे फ्लोटिंग नहीं हो रही। यह भी वेगनर की बात गलत हो गई। यहां पर इसने कहा ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना, जबकि ये दोनों बल महाद्वीपों को सरकने में असमर्थ है। महाद्वीपों में को ये दोनों बल नहीं खिसका सकते, ना ही घर्षण बल, ना ही पोलर फ्रिंगिंग बल और ना ही ज्वारीय बल। बस यह बल जल को गति कर सकते हैं या जल में उभार ला सकते हैं, महाद्वीपों में किसी भी प्रकार का उभार नहीं ला सकते। जबकि इसको प्लेट विवर्तन की गति का कारण दुर्बलता मंडल में चलने वाली संवहनीय धाराएं, जिससे प्लेटें गतिमान होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह प्लेटें यहां पर संवहनीय धारा के चलने से संवहनीय धाराओं के चलने से यहां पर उत्पत्ति होती है। इन हॉट और कोल्ड प्लूम्स की वजह से, ये हॉट प्लूम्स है, यह कोल्ड प्लूम्स, इनकी वजह से प्लेटों में छेपण होता है। इसी वजह से यह कॉन्टिनेंट, इसी वजह से यह हॉट प्लूम्स, यह है पूरी संवहनीय धाराएं। इन्हीं संवहनीय धाराओं की वजह से प्लेटों में गति होती है। यह वेगनर नहीं समझा पाया, तो इस वजह से वेगनर का सिद्धांत यहां पर गलत साबित हो गया। अब अपन पढ़ेंगे कि महाद्वीपों में साम्यता को कैसे प्रमाणित किया, कि महाद्वीपों में कैसे समय के साथ स्थायित्व आया। तो अपन देखते हैं, सन 1964 ईस्वी में बुलार्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था, जिसे तटों का साम एकदम सही साबित हुआ। तो बुलार्ड नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने, जैसे वेगनर ने जिग्सा फिट नाम की एक थ्योरी दी, तो इसने कंप्यूटर विधि से सभी महाद्वीपों को एक साथ जोड़ दिया। जैसे कि मैंने बताया कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका को इसने एक साथ जोड़ दिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को एक साथ जोड़ दिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट को मेडागास्कर से एक साथ जोड़ा जाए तो यह बिल्कुल एक छोटे से महाद्वीप के रूप में होगा। मतलब इससे जिग्सा फिट की उत्पत्ति होती है। इससे अपन समझ सकते हैं कि महाद्वीपों का प्रवाह वास्तव में हुआ है। महाद्वीप वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लोटिंग कर रहे हैं। वर्तमान में अभी भी देखा जाए कि इंडियन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट से अभी भी टकरा रही है, जिसके कारण हिमालय अभी भी निरंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, महाद्वीपीय साम्य। महाद्वीपों की सीमाएं, बाउंड्रीज में एक समरूपता जिग्सा फिट, जैसा कि मैंने अभी बताया, दिखाई देती है।
यदि उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका की सीमाओं से मिला दिया जाए तो इन सीमाओं में काफी हद तक समरूपता दिखाई देती है। यह बात वेगनर भी सिद्ध कर चुका है कि यदि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को एक साथ मिला दिया जाए तो यह पहले एक कॉन्टिनेंट बन जाएगा, पहले जैसा एक महाद्वीप था वैसा ही बन जाए। इसी प्रकार उत्तर अमेरिका को यूरेशिया यूरोप वाले पार्ट से मिला दिया जाए तो यह जिक्सा फिट हो जाएगा। जिक्सा फिट मतलब फिट होना, एक पजल का दूसरी पजल के साथ फिट होना। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया और भारत को मेडागास्कर के अफ्रीका के पूर्वी वाले भाग से मिला दिया जाए तो यह फिट हो जाएगा। तो इस प्रकार यह एक स्थलाकृति बन जाएगी जो जहां पर सभी स्थलखंड एकत्रित थे। कभी कभी यहाँ पर वेगनर की बात भी सिद्ध हो जाती है। अब अपन पढ़ेंगे कि मेंटल में संवहनीय धारा के आरंभ होने और बनने के क्या कारण है, कि मेंटल में कैसे संवहनीय धाराएं बनती हैं। मेंटल में संवहनीय धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप विभिन्नता से उत्पन्न होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी के मेंटल में बहुत अधिक ताप है। अब बहुत अधिक ताप क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के मेंटल में रेडियो एक्टिव तत्व को अपन कैसे समझ सकते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब हुआ जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इन तत्वों के उदाहरण से अपन इसको समझ सकते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न तापीय भिन्नताएं होती हैं। पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण ही संवहनीय धाराएं चलती हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्वों का समय के साथ खंडन विखंडन होता रहता है। एक तत्व टूटा, इसमें से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकली, जो आसपास चट्टानें थी इस ऊर्जा ने आसपास की चट्टानों को पिघला दी। अब वो चट्टानें पिघल गई हैं। जैसे कि एक एरिया है, यह एरिया है, यहाँ पर ठोस चट्टानें हैं, यह सब द्रवावस्था है। तो यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव तत्व पिघले, यहाँ से ऊर्जा निकली, तो अब ये वाला पार्ट भी पिघल गया। अब जब ये वाला पार्ट पिघलेगा तो इस वाले पार्ट में दाब और घनत्व बहुत अधिक बढ़ जाएगा। दाब और अधिक बढ़ने के कारण यह संवहनीय धारा उत्पन्न होगी और आगे यह धरातल को तोड़कर यह बाहर आ जाएंगी। यही कंसेप्ट है ज्वालामुखी का, यही कंसेप्ट है भूकंप का। इसी कारण से ज्वालामुखी आते हैं, इसी कंसेप्ट से भूकंप आते हैं। नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे कि सागरीय आधा स्थल के विकास की परिकल्पना। इससे पहले अपन एक टॉपिक करेंगे, इसके पहले ये है टॉपिक ये वाला, सागरीय आधा स्थल के विकास की परिकल्पना। अब अपन वर्तमान में देखें कि सागर तल का प्रसरण हो रहा है। तो सागर तल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया? सागर तल प्रसरण सिद्धांत हैरी हेस महोदय ने सन 1960 में इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने इसमें क्या कहा? इन्होंने इसमें कहा सागरीय आधा तल के विकास की परिकल्पना 1960 में हैरी हेस के द्वारा प्रस्तुत की गई। ऐसा उन्होंने मध्य सागरीय कटकों के दोनों ओर की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर बताया। हैरी हेस ने यह बताया कि जैसे कि यह मध्य अटलांटिक कटक है, यह मध्य अटलांटिक कटक है, इस मध्य अटलांटिक कटक के दोनों ओर कटक के पास तो नई चट्टानें पाई जाती है। जैसे भी अपन कटक से दूर जाते हैं तो चट्टानों की आयु में की उम्र बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास तो डेली मैग्मा निकल रहा है, डेली मैग्मा का जमा हो रहा है, तो धीरे धीरे तल का प्रसरण होता जा रहा है। तो यहाँ पर चुंबकीय विसंगतियां पाई जाती है। चुंबकीय विसंगतियां मतलब ये है
इसका मतलब ये समझ सकते हैं, ये जैसे कि भूपर्पटी है, यहां पर यह प्लस, यह माइनस, यह माइनस, यह प्लस, यह प्लस, यह माइनस, यह माइनस, यह प्लस, प्लस माइनस प्लस, यह माइनस प्लस माइनस। इस प्रकार अपन यह समझ सकते हैं कि यह चुंबकीय विसंगतियां, चुंबकीय विसंगतियां मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे कोई बेसाल्टिक चट्टान पाई जाएगी तो यहाँ पर भी कोई बेसाल्टिक चट्टान पाई जाएगी, यहाँ पर कोई ग्रेनाइटिक चट्टान पाई जाएगी तो यहाँ पर भी कोई ग्रेनाइट चट्टान पाई जाएगी। तो मतलब जैसे जैसे अपन ये कटक है, कटक से दूर जाते हैं तो इनकी आयु भी समान रहेगी, इनकी भी आयु समान रहेगी। जैसे यहाँ की जो चट्टानें पाई जाएगी ये नवीन चट्टानें पाई जाएंगी, और यहाँ की चट्टानें इसके नवीन चट्टान के कंपैरेटिव यहाँ पर थोड़ी पुरानी चट्टानें पाई जाएंगी। तो अपन देखते हैं कि जैसे जैसे अपन कटक से दूर जाते हैं वैसे वैसे चट्टानों की आयु बढ़ती जाती है, उनकी अवधि बढ़ती जाती है। चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर बताया। किसने बताया? हैरी हेस महोदय ने। हैरी हेस महोदय ने कब बताया? 1960 में बताया। अब हेस के अनुसार, अब हैरी हेस क्या कहता है? हैरी हेस कहता है कि महासागरीय कटकों के शीर्ष पर निरंतर ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ एवं नवीन लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी को दोनों ओर धकेल रहा है। इस तरह महासागरीय अधातल का विस्तार हो रहा है। जैसा कि मैंने यह बताया कि ये अपसारी प्लेट किनारा है, ये प्लेटें दूर जा रही हैं तो यहाँ पर संवहनीय धाराओं से यहाँ पर लावा फैल जा रहा है। इस फैल जा रहे तो जब ये दूर जाएंगी तो यहाँ पर महाद्वीपीय प्लेटों से टकरा जाएंगी। ये जब महाद्वीपीय प्लेटों से टकरा जाएंगी तो क्या होगा? तो यहाँ पर अपसारी किनारा पाया जाएगा, यहाँ पर अभिसारी किनारा पाया जाएगा, यहाँ पर अपसारी किनारा पाया जाएगा। जब यहाँ से मैग्मा आएगा तो यहाँ से मैग्मा यहाँ चट्टानों पर, यहाँ समुद्री तली पर जमा हो जाएगा। तो यहाँ से ये दूर हटता जाएगा, यहाँ से नया मैग्मा, यहाँ से ये नया मैग्मा आता जाएगा, यहाँ से ये चट्टानें दूर हटती जाएंगी और यहाँ से नया मैग्मा बाहर आता जाएगा। इस प्रकार ये देखें कि ये नई तली का निर्माण हो रहा है, ये पुरानी तली यहाँ इसका विनाश हो रहा है, ये यहाँ पर कोनों पर इसका विनाश हो रहा है। इसी में इसमें कहा गया है कि विभेदन हुआ एवं नवीन लावा इस दरार को भरकर, यहाँ से ये नवीन लावा आ रहा है, ये दरार को भरकर महासागरीय परपटी के दोनों ओर धकेल रहा है, ये धका रहा है दोनों ओर। इस तरह अधा सागल का विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट, अब इसमें देखें कि महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीन होना, साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर ना तो सुकड़ने पर हैस न महासागरीय परपटी के क्षेपण की बात कही। उनके अनुसार अगर मध्य महासागरीय कटक में ज्वालामुखी उद्वेशन से नवीन परपटी की रचना होती है तो दूसरी ओर महासागरीय गर्तों में परपटी का विनाश होता है। ये हैस यही बात कहता है कि ये दो जब प्लेटें हैं, ये है ओशनिक प्लेट, ये भी ओशनिक प्लेट, ये आपस में दूर जा रही है। ये कॉन्टिनेंट प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंट प्लेट है, ये पास आ रही है, ये पास आ रही है। तो यहाँ पर तो प्लेट का क्षेपण होगा, इस प्लेट के क्षेपण से यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होगा। जबकि यहाँ पर दूर जाएंगे, यहाँ पर तो ये प्लेट है, इसका विनाश होगा, विनाश होने से यहाँ पर्वतों का निर्माण होगा, यहाँ से लावा बाहर निकलेगा। तो हैस यही कहता है कि ना तो प्लेटों का निर्माण होता है, ना ही प्लेटों को महाद्वीपों का निर्माण होता है, ना ही महाद्वीपों का निवास होता है। जबकि महासागरीय तली के विनाश पर महाद्वीपों का निर्माण होता है। यह कहता है कि ये महासागरीय तली का यह विनाश हो रहा है, जिससे महाद्वीपों का निर्माण हो रहा है, महाद्वीपों पर्वतों का निर्माण हो रहा है, पठारों का निर्माण हो रहा है। यही हैस कहता है। अब अपन पढ़ेंगे आगे
कि रिंग ऑफ फायर क्या है। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का मतलब है कि चारों ओर आग। जैसे प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन सी प्लेट पाई जाएंगी, चारों ओर अभी सारी प्लेटें पाई जाती हैं। ये प्लेट टकरा रही है, ये प्लेट टकरा रही है, यहाँ पर ये प्लेटें टकरा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि ये दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, ये उत्तर अमेरिकन प्लेट है। यहाँ पर ये है जॉन डीला फूगा प्लेट, ये है कोकोस प्लेट, ये है नजका प्लेट। ये प्लेटें आपस में टकरा रही है, ये प्लेटें, जिस कारण से यहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी आदि क्रियाएं हो रही है। इसी प्रकार से ये यूरेशियन प्लेट पूरब की ओर आ रही है और ये प्रशांत प्लेट पश्चिम की ओर जा रही है। इन प्लेटों के टकराने से यहाँ जापान द्वीप, फिलीपाइंस, ताइवान द्वीप, इंडोनेशिया द्वीप, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया द्वीप, न्यूजीलैंड द्वीप, यहाँ पर एक अग्नि वलय रिंग ऑफ फायर पाया जाता है। इसको रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर सक्रिय ज्वालामुखी और सक्रिय भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, अग्निपिंड। क्योंकि यहाँ पर अगर हवाई द्वीप पर खड़े होकर देखा जाए तो यहाँ पर चारों ओर ज्वालामुखी फट रहे, चारों ओर क्या हो रहा है, चारों ओर भूकंप आ रहे। भूकंपों का देश किसको कहा जाता है, जापान। क्यों, क्योंकि जापान अभी सारी प्लेट के किनारों पर दो प्लेटें टकरा रही तो वहां पर भूकंप आ रहा है। इसी प्रकार से जापान के थोड़े ऊपर ताइवान में हर साल भूकंप आते, क्यों, क्योंकि वहां पर दो प्लेटें टकरा रही और वहां पर भूकंप आ रहा है। इसी कारण से प्रशांत महासागर के किनारों पर सक्रिय ज्वालामुखी की श्रृंखला पाई जाती है, जिसे रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय कहा जाता है। जैसे कि ये कनाडा यूएसए वाला पार्ट है, ये रूस वाला पार्ट है पूरा, ये ऑस्ट्रेलिया पार्ट है, ये पूरी रिंग ऑफ फायर है। अब आगे देखा जाए कि भूकंप व ज्वालामुखी की तीन मुख्य पेटियां हैं। तीन मुख्य पेटियां कहाँ है, जहां पर प्लेटें टकराएंगी वहीं पर भूकंप आएंगे, वहीं पर ज्वालामुखी आएगी। इसकी पहला क्षेत्र है अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तटरेखा के समांतर भूकंप एवं ज्वालामुखी एक श्रृंखला है जो आगे हिंद महासागर तक जाती है। अपन इसमें यह समझ सकते हैं, ये इसमें चित्र नहीं लगा तो दिक्कत आएगी। ये पहला क्षेत्र अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तटरेखा के समानांतर भूकंप एवं ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है जो आगे हिंद महासागर तक जाती है। यह है पहला क्षेत्र, यह है पूरी भूकंपों की श्रृंखला। यह मध्य महासागरीय पेटी, यह पूरी श्रृंखला, यह है रिंग ऑफ फायर, ये वाला पूरा रीजन, ये पूरा रीजन इससे कहेंगे अपन रिंग ऑफ फायर। यह पूरे रीजन में ये अब सारी प्लेट किनारा है, यहाँ पर प्लेट दूर जा रही है, यहाँ पर छिछले भूकंप आते हैं। इसकी दूसरी श्रृंखला है अल्पाइन से हिमालय श्रेणी और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। इसका ये दूसरा किनारा ये है। जैसे कि ये पहला किनारा ये मान के चला है, तो दूसरा किनारा ये यहाँ से होते हुए ये भारत, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ पर भूकंपों की दूसरी श्रृंखला पाई जाती है। जबकि इसकी तीसरी श्रृंखला में देखा जाए प्रशांत महासागर किनारे वलय के रूप में, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ये सबसे मुख्य श्रृंखला यही है जिसे रिंग ऑफ फायर। ये यहाँ पर ये पूरा अपसारी प्लेट किनारा है, ये पूरा यह पूरा अपसारी प्लेट किनारा है, यह पूरा। जबकि यहां पर छिछले भूकंप आते हैं, छिछले भूकंप। जबकि यहां पर भारत साइड ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, क्यों? एक और कॉन्सेप्ट की बात कर ली जाए, जैसा कि तीन प्रकार की प्लेटें होती हैं, ओशनिक प्लेट, ओशनिक कॉन्टिनेंट प्लेट, कॉन्टिनेंट प्लेट।
यदि दो ओशनिक प्लेट टकराएंगी तो वोल्केनो प्लस अर्थक्वेक दोनों आएंगे। यदि एक ओशनिक प्लेट एक कॉन्टिनेंट प्लेट टकराएगी तो भी वोल्केनो प्लस अर्थक्वेक दोनों आएंगे। यदि दो कॉन्टिनेंट प्लेट टकराएंगी, चूंकि कॉन्टिनेंट प्लेट की मोटाई, इसकी बेड बहुत मोटी रहती है, इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक होती है, तो इस कारण से यहाँ पर वोल्केनो नहीं आते, सिर्फ अर्थक्वेक ही आते हैं। इस प्रकार अपन ने देखा कि विश्व में भूकंपों का वितरण कहाँ पर है। इस प्रकार अपन ने देखा कि ज्वालामुखियों का वितरण है, कैसे ज्वालामुखी आते हैं, कैसे भूकंप आते हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, कहां पर अधिक तीव्रता के भूकंप आएंगे, कहां पर कम तीव्रता के भूकंप आएंगे, कहां पर ज्वालामुखी का उद्भेदन होगा, कहां पर तीव्र होगा, कहां पर कम होगा। इन सब की घटना अपन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से समझ सकते हैं। तो अपन ने ये देखा कि किस प्रकार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्लेटों को प्रभावित करती है, मानव के जीवन को प्रभावित करती है, मानव की गतिविधियों को प्रभावित करती है, किस प्रकार ज्वालामुखी आते हैं, किस प्रकार भूकंप आते हैं, एवं समस्त घटनाएं जो आज घटित होती हैं वह सब प्लेट विवर्तनिकी घटना से ही घटित होती हैं। तो यह चैप्टर यहाँ होता है समाप्त। तो इसी प्रकार से डेप्थ में कंसेप्ट पढ़ने के लिए अभी प्ले स्टोर से हमारे फ्यूकी एजुकेशन की ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। और यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि और आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।